साथियों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों का मतदान खत्म हो गया है। इसके साथ ही 5 राज्यों में पूरा चुनावी उत्सव खत्म हो गया है और अब से 4 दिन बाद यानी कि 4 मई को परिणाम आएंगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद चर्चा में रहा, बहुत ही उत्तेजनापूर्ण रहा और पूरे देश की निगाह उस पे रही। जैसे कि उम्मीद थी, पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी भारी मतदान की खबरें हैं। सबकी निगाह फिलहाल पश्चिम बंगाल पे है। भारतीय जनता पार्टी जहां जीत का दावा कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होने वाले मतदान से ठीक 2 दिन पहले कहा था कि मैं तब अब बंगाल आऊंगा जब चुनाव जीत जाऊंगा, शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा। वैसे तो देश भर के कई पत्रकारों ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया, लेकिन एक पत्रकार जिसकी रिपोर्टिंग पर, जिसकी नजर पर हमारी भी निगाह थी, वो थे जाने माने जर्नलिस्ट अभिषेक श्रीवास्तव जी। अभिषेक पहले चरण के मतदान से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के सघन दौरे से लौटे हैं। आज वो हमारे बीच मौजूद हैं। हम सीधे चलते हैं और उनसे जानेंगे, उनसे बातें करेंगे और समझेंगे कि इस चुनाव का कुल मिलाकर के क्या परिणाम हो सकता है, क्या चुनौतियां रही मतदान में। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो ये जंग थी, माने बेहद तगड़ी जंग, इस जंग के क्या मतलब हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अभिषेक जी, पहला सवाल यह है कि इस भारी मतदान के पीछे पहले चरण में 92-91% हुआ, दूसरे चरण का भी आप देख ही रहे हैं। ये भारी मतदान जैसा कि बीजेपी प्रचारित कर रही है कि ये तो हमारे पक्ष में पूरा का पूरा मतदान हुआ, आपको क्या लगता है, आपको क्या दिखता है? देखिए, ऐसा है कि जो पिछले करीब 15-20 साल में एक ट्रेंड चला है कि जब भी कभी भारी मतदान होता है तो जो विपक्षी पार्टी होती है वो इस बात का भरोसा दिलाना चाहती है कि ये भारी मतदान एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा है और इसीलिए भाजपा ये बात कह भी रही है कि इतना भारी मतदान जो हुआ है ये निश्चित तौर पर उनकी जीत का संकेत कर रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 8-10 साल के राज्यों के चुनाव को देखें, आप खुद लोकसभा के चुनाव को देखें, तो आपको ऐसे कई चुनाव दिखेंगे जहां पे भारी मतदान प्रो इनकम्बेंसी के साथ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी के साथ नहीं रहा। ऐसे हमारे पास तमाम उदाहरण हैं जो गिनवाए जा सकते हैं जहां पर भारी मतदान हुआ और जो सत्ता में पार्टी थी उसने रिपीट किया, वो वापस सत्ता में आई। ठीक है, तो पहली बात कि जो हालिया ट्रेंड है जिसमें एंटी इनकम्बेंसी और भारी मतदान के बीच का सीधा रिश्ता टूटता हुआ दिखाई देता है, वो हमें बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है उसमें संदेह है। इसका कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास कि भारी मतदान होगा तो विपक्ष जीतेगा और सत्ता में मौजूद पार्टी बाहर होगी। ये पहली बात है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की स्थिति 2 कारणों से अलग है। पहला कारण यह है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति उत्तर भारत के या इधर हम कहें पूर्वांचल, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इधर के राज्यों से थोड़ी अलग किस्म की है। वहां पे सत्ता परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं होता है जितनी जल्दी हम देखने के आदी हो चुके हैं। वहां लेफ्ट फ्रंट 3 दशक रहा, उसका आधा समय तृणमूल कांग्रेस ने बिताया है। 50 साल 2 ही पार्टियों के बीच में बीत गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बाकी जगहों पे आप देखेंगे कि हर 5 साल पे सरकार बदलने की जो ट्रेंड है, हमारी आदत उससे पड़ गई है कि हम सोचते हैं कि नहीं, चुनाव होगा और सरकार बदलेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल इस मामले में अलग है।
तो पहला एक मामला ये है। दूसरा ये है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ये एसआईआर के बाद हो रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद, जिसमें 3 चरणों में मोटे तौर पे 90-91 लाख वोट काटे गए हैं, वोटर काटे गए हैं। और अगर आप उन 90-91 लाख काटे गए नामों में पहले दूसरे चरण को छोड़ दें, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे और ज्यादातर वो लोग थे जो मर चुके हैं, खप गए हैं, गायब हो गए हैं, जिनका नाम डुप्लीकेसी है, तो एक जो आखिरी चरण आया जिसमें कि 27 लाख लोग काटे गए, वो 27 लाख मतदाता उसके पीछे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का कारण बताया गया जी। अब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बहुत दिलचस्प चीज है जी। कि वही पिता का नाम है मोहम्मद, मान लीजिए मोइनुद्दीन, और बेटे का नाम हो गया मान लीजिए कमालुद्दीन खान है, और बेटा लिखता है मोहम्मद कमालुद्दीन। ठीक, तो अब इतने से में गड़बड़ हो जाएगा, नाम कुछ और होगा, वहां कुछ और दर्ज होगा। वो भी छोड़िए, एक सामान्य बंगाली जो है अपने नाम को ओ लगा के बोलता है, उसको बोलने की आदत है, वो आ को ओ बोलता है, तो वो लिखेगा सुदीप्तो, टी के बाद ओ है, और नाम आता है सुदीप्त, सुदीप्ता, तो ए ओ आ, इसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में नाम कट गया। ठीक है, तो ये जो पूरा खेल हुआ है मात्राओं का, स्पेलिंग का, जिस चक्कर में 27 लाख लोग वोट देने से महरूम हो गए हैं, हम नहीं जानते कि ये 27 लाख लोगों के बाहर होने का चुनाव के नतीजों पर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन एक बात हम जरूर जानते हैं कि जिसके घर में 10 लोगों के घर में अगर 2 आदमी का नाम कटा है, तो बाकी 8 आदमी अपना भविष्य बचाने के लिए, नागरिकता बचाने के लिए, मताधिकार बचाने के लिए जरूर वोट देने जाएंगे, वो डर के वोट देने जाएंगे। एक चीज इसी में जोड़ते हैं, ये तो बात बिल्कुल सच है, चुनाव आयोग की इस बात को लेकर आलोचना भी हो रही है, और जब एआई के दुरुपयोग की बात होती है तो इसी तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं। बताया जाता है कि एसआईआर में बड़े पैमाने पर एआई का इस्तेमाल किया गया और उसके आधार पे ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है उसको क्रियान्वित किया गया। आप बंगाल का दौरा किए, एसआईआर को लेकर के नाराजगी आपको नजर आई कि नहीं, और एसआईआर जो था वो पूरे चुनाव का केंद्र बिंदु बन पाया कि नहीं बन पाया, अगर मुद्दों की बात करें तो? देखिए, एसआईआर निश्चित तौर पे मुद्दा था, और वो मुद्दा सबके लिए था। मतलब आप प्रवासी हो, आप स्थानीय बंगाली हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात धर्म के हो, एसआईआर पर चिंता सबको थी। इसकी वजह यह है कि एसआईआर में नाम निश्चित तौर पे कटे हैं, और ये बात जानिए कि न केवल मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, जो इलाके बार बार नाम दोहराए जाते हैं मीडिया में, कलकत्ता शहर के भीतर बहुत बड़े पैमाने पे नाम कटे हैं। अरे, मैं दमदम के इलाके में बैठा हुआ था, दमदम में 4000 नाम कटे हुए थे, और बाद में जब इन लोगों ने प्रक्रिया चलाई वो अपना कागज वागज जमा कराने की और डिस्क्रिपेंसी दूर करने की, 4000 नामों में उस एक वार्ड में, मैं एक वार्ड की बात बता रहा हूं आपको, एक वार्ड से 4000 नाम कटे थे, लौट के केवल 4 लोगों का नाम वापस जुड़ा। और वो किन लोगों का जुड़ा? उन 4 लोगों का जुड़ा जिनके परिवार में 3 वकील थे। अब आप समझिए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो क्योंकि आपके परिवार में 3 वकील हैं, आप दावा कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो शायद आप नाम जुड़वा लें, वरना आम आदमी नाम नहीं जुड़वा सकता। चौरंगी की विधानसभा है, वहां पे 40% वोटर्स के नाम कटे हैं। आप सोचिए, कलकत्ता शहर में एसआईआर को लेके बहुत ज्यादा अनरेस्ट है। बाकी जो इलाके हैं उत्तरी बंगाल के, वहां पे जिनकी बात होती रही है आमतौर पे, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, तो एसआईआर निश्चित तौर पे मुद्दा है और केंद्रीय मुद्दा है इस चुनाव का। कोई नहीं जानता कि ये एसआईआर कैसे प्ले करेगा, इसका चुनाव पे असर क्या होगा, लेकिन लोग एसआईआर में नाम कटे जाने के डर से वोट दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग बंगाल लौट के आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। एसआईआर, एक चीज बताएं, ये तो है कि वोटिंग हो रही है। एक चीज बताएं, ये तो सच्चाई है, जैसा कि दर्शकों आपको पता हो कि
कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों के नाम सूची में नहीं थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और जिसके बाद उनके नाम जुड़े। तमाम जजेज जो ट्राइब्यूनल बनाया गया है अपील के लिए, उनके नाम तक गायब थे जो वोटर लिस्ट बनी है बड़े पैमाने पर। एक चीज बताएं, ये जो एसआईआर का चौतरफा प्रभाव है, इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि ये बीजेपी के खिलाफ जाएगा। इलेक्शन कमीशन, चूंकि लोगों के मन में एक धारणा बन गई है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ खड़ा है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ जाएगा। क्या पूरे पश्चिम बंगाल में आपको कहीं से यह नजर आया कि एसआईआर को जो लेकर नाराजगी है वो कमीशन के खिलाफ जो है तो है, लेकिन उसकी वजह से बीजेपी पर भी है? देखिए, एसआईआर का मुझे लगता है कि जो रिएक्शन है वो इस पर डिपेंड करता है कि वोटर किस रूप में उसको ले रहा है। मतलब मैं इस बात को पक्के तौर पे नहीं कह सकता कि बंगाल के सारे वोटर ये समझते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया केंद्र सरकार की चलाई हुई है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं अभिषेक जी, ये क्योंकि टीएमसी ने, मुझे याद है कि अभिषेक बनर्जी ने भी इस बात को जोर शोर से प्रचारित करने की कोशिश की कि यह पूरा एसआईआर जो है बीजेपी के आदेश पे हो रहा है और मोदी और ज्ञानेश मिलकर के ये करा रहे हैं। देखिए, इसके 2 हिस्से आप मान सकते हैं। पहला चरण जब एसआईआर का था, उस वक्त जब ममता बनर्जी, याद कीजिए, 2 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट में आई थी और खड़ी हो गई थी जी, और जी, उन्होंने दलील रखी थी, वो एक ऐसा मौका था जब लोगों को ये लगा कि नहीं, चलो ठीक है। मतलब इनफैक्ट बीजेपी के वोटर्स को लगा, जो बीजेपी के प्रवासी वोटर्स, हिंदुस्तानी वोटर्स हैं, उनको भी ये लगा कि अरे चलो, कम से कम एक मुख्यमंत्री है जो जाके और चुनाव आयोग के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े होकर अपनी बात तो रख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि नाम तो कट रहे थे, नाम बराबर कट रहे थे, हिंदुओं के भी नाम कट रहे थे। बिल्कुल, अगर आप 3 चरणों में देखेंगे, 91 लाख टोटल मिला के, तो 64 लाख के आसपास तो हिंदू कटे हैं। ठीक है, ये बात क्यों लोग नहीं कह रहे हैं? ये बात बीजेपी प्रचारित क्यों नहीं करी? ये आप बताइए, बीजेपी क्यों प्रचारित नहीं करी अपने पक्ष के लिए? क्या वो विश्वास में थे कि जो नाम कटे हैं मुसलमानों के ज्यादा कट गए हैं, या कोई कंफ्यूजन हुआ बीजेपी को? मुसलमानों के नाम तो केवल तीसरे चरण में कटे हैं सबसे ज्यादा। शुरुआती 2 चरणों में बहुमत जो काटे गए लोगों का है वो हिंदुओं का है। आप डेटा देखिए। और अभी मतलब ये जो रानाघाट कृष्णानगर का इलाका है जहां वोटिंग हुई है, मटुआ, जिसके बारे में बहुत हल्ला था कि मटुआ नाम शूद्र समुदाय जी, अभी बोलना पड़ गया है इन लोगों को कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो आपको सीएए के माध्यम से दोबारा नागरिक बनाएंगे। जबकि भाजपा की कोशिश थी कि चुनाव के पहले सीएए का रूट लगा के इनको नागरिक बनाए। अब वो वोट तो हाथ से इनके चला गया जी, क्योंकि मटुआ का नाम कट गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है एक तरफा तरीके से हम ये मान लें कि एसआईआर से केवल मुसलमान नाम कटे हैं। केवल टीएमसी पे फर्क पड़ेगा, फर्क दोनों पे पड़ेगा। ठीक है, भाजपा पे भी, टीएमसी पे भी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बंगाल का वोटर इंपॉर्टेंट, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इसमें टीएमसी भी है, कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, ये पूरी तरह केंद्र सरकार का किया हुआ है। परसेप्शन क्या बन रहा है उसके हिसाब से तय होगा कि वो वोट किसको दे रहा है। ठीक है, तो मैं ये कतई नहीं कह सकता कि एसआईआर का असर ये है कि एक तरफा जो है भाजपा के खिलाफ वोट पड़ेगा। मैं नहीं कहूंगा। भाजपा को भी नुकसान होगा, टीएमसी को भी नुकसान होगा, फायदा किसी को नहीं हो रहा है। अब दोनों को होने वाले नुकसान में कौन घट जाए कौन बढ़ जाए ये अलग बात। मतलब सीधी बात यह है कि टीएमसी परसेप्शन बनाने की जहां तक बात है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई इस मामले में, यही कहेंगे, यही कहा जा सकता है ना। एक चीज बताएं, आपने पूरा बंगाल दौरा किया, वोटिंग पैटर्न में जब आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाते हैं, आप मुर्शिदाबाद से अगर मान लीजिए आप बर्दवान आसनसोल की ओर जाते हैं, तो कोई अंतर आपको दिखाई दिया क्या कि वोटिंग पैटर्न बदल रहा है? मुस्लिम आबादी से हिंदुओं के सघन आबादी की ओर जाते हैं तो कोई नजर आया ऐसा? इलाके अलग अलग हैं, इलाकों की अलग अलग वो डेमोग्राफी है जी, इलाकों की अलग अलग चीजें हैं। आप अब जैसे मैं मुर्शिदाबाद में बताऊं आपको कि आप मुर्शिदाबाद में जाएंगे और वहां पे अगर, मतलब मैं पहले गया था चुनाव उसके वोटिंग के पहले, तो मुर्शिदाबाद में मतलब एक आम मुस्लिम से आप बात करेंगे
तो आपको वो लगेगा कि वो टीएमसी का लाभ तो ले रहा है, योजनाओं का थोड़ा सा सॉफ्ट तो है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा एमआईएम की तरफ झुका हुआ है। मतलब उसकी बातचीत से थोड़ा रुझान ऐसा लगता था कि अगर यहाँ पे एमआईएम जैसी पार्टी, कोई रेडिकल पार्टी आ जाए, तो वो टीएमसी को भी नहीं देगा, वो कांग्रेस को भी नहीं देगा, वो सीधे उधर चला जाएगा। हालांकि वो बात अलग है कि एमआईएम ने बैक ट्रैक कर लिया, वापस चली गई, हुमायूं कबीर एक्सपोज हो गए, और उसकी स्पेस बची नहीं किसी तीसरी ताकत की। जी जी। तो टीएमसी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो क्या हुआ है कि थोड़ा सा ये मालदा मुर्शिदाबाद का मुसलमान थोड़ा रेडिकलाइज हुआ है। जी ठीक है जी। अगर टीएमसी के अलावा कोई तीसरी पार्टी होती जो मजबूत होती और लड़ रही होती, तो वो उधर चला जाता। ठीक। अच्छा अच्छा। आप आइए बर्धमान की ओर। बर्धमान, अब ये पूरा बेल्ट, बर्धमान, आसनसोल, रानीगंज का पूरा बेल्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट है, कोयला का बेल्ट है। इधर आदिवासी हैं, इधर मुसलमान हैं। ठीक है, ज्यादातर आदिवासी मुसलमान ही हैं। और आप बीरभूम तक चले जाइए तो आपको आदिवासी मुसलमान ज्यादा दिखेंगे, थोड़ा एससी दिखेंगे, एसटी दिखेंगे। तो वहां पर जो लड़ाई है वो इंडस्ट्री की है, मजदूरों की है, खनन पट्टों की है, मालिक और मजदूरों का एक कन्फ्लिक्ट है। वो सब तय करता है कि कौन किसको वोट देगा। मसलन जो वहां पत्थर की खदानें हैं उस इलाके में, थोड़ा आगे जाएंगे आप, मयूराक्षी नदी के पार जाइए या उसके आसपास, रेता का काम होता है, पत्थर का काम होता है। पत्थर की खदानें जो है वो मुस्लिमों के हाथ में है, अधिकतर मुस्लिम मालिक हैं जो छोटे पट्टे चलाते हैं। मजदूर जो है वो आदिवासी हैं। तो अब कैसे वो मतलब आदिवासी बना मुस्लिम का एक संघर्ष प्ले आउट करता है मालिक मजदूर के रूप में, और उसके बाद सारे आदिवासी इलाकों में आपको भगवा झंडे, हनुमान के झंडे, राम के झंडे दिखाई पड़ेंगे। मतलब कि जो खेल चल रहा है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वो पश्चिम बंगाल में भी नजर आने लगा है। आदिवासियों को हिंदू साबित करने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, साबित ही नहीं बल्कि मतलब वहां पे भाजपा उनके बीच काम कर रही है लंबे समय से। और मतलब मैं बता रहा हूँ, भाजपा के दफ्तर पे मैंने भाजपा का दफ्तर बहुत देखा, बहुत जगहों पे। पहला मुझे बीरभूम में भाजपा का दफ्तर दिखा जहां पे उसके दफ्तर पे वो नाराज हनुमान की जो तस्वीर है, बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। तो वो क्रोधित हनुमान जो है, वो क्रोधित हनुमान नहीं, आजकल दिल्ली में गाड़ी वाड़ी के पीछे दिखाई पड़ता है, गाड़ियों के पीछे लगे रहते हैं। अब वो एक भाजपा के बहुत विशाल दफ्तर पे आधे दीवार पे जो है वो पोस्टर लगा था हनुमान का। तो अब ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो वहां के आदिवासियों को, किस रूप में वो पकड़ रहे हैं, उससे ये समझ में आता है ना। तो डेमोग्राफी के हिसाब से चीजें बदलती हैं। जरूरी नहीं है कि बीरभूम का आदिवासी जो है वो जिस तरह से देगा, या बर्धमान का जो वर्कर जिस तरह से देगा, वैसे झारग्राम में भी देगा। वहां पे थोड़ा बदल सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बहुत डिपेंड करता है कि भाजपा कहाँ क्या टैक्टिक्स अपना रही है। और इस मामले में आप जानते हैं कि भाजपा बहुत कुशल है। वो जमीन को देख के, पानी को नाप के पैर रखती है, कहाँ कौन सा झंडा लगाना है, कहाँ कौन सा झंडा नहीं लगाना है। कलकत्ता में जो है वो कहेगी कि भाई हम देश भर से मछली जाके तुम्हारे तालाब में डलवा देंगे। और भाई आप एक बार कह रहे हैं कि मछली नहीं खाने देंगे, फिर कह रहे हैं कि सब तालाब में मछली भरवा देंगे। एक आदमी कह रहा है, रवि किशन ने कहा कुएं में भी, कुएं में मछली। हेमंता कह रहे हैं कि हम ममता दीदी से कंपटीशन करेंगे तो 1 किलो ज्यादा मांस खा जाएंगे। क्या है ये सब? तो ये सुविधा की राजनीति में जो चीज जहां फिट बैठती है वहां पे भाजपा करने की आदी है। बहुत लचीली पार्टी है भाजपा, है ना। तो आपको उसी हिसाब से वहां पे भाजपा का काम दिखाई पड़ेगा। एक चीज बताएं, मैं सुन रहा था शुभेंदु ने भी कहा कि अगर भाजपा नहीं जीती तो सनातन खतरे में पड़ जाएगा। रवि किशन का भी बयान इसी तरह का आया, और तमाम नेता ये बात कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा हार गई तो जान लीजिए कि फिर वहां पर हिंदुत्व हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन जो दूर बैठ करके मैंने पहले के विधानसभा चुनाव कवर भी किए हैं वहां पे, अब मुझे लग रहा है ये कि समय के साथ साथ जिस तरह से कि उत्तर भारत में बीजेपी अपना धीमे धीमे जड़ जमाते हुए काफी आगे निकल गई, क्या बंगाल में अब आपको लगता है पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी के कदम जो हैं ज्यादा मजबूती से रखे हैं? बीजेपी को जितना मजबूत कदम रखना था वो 2021 में रख दी। वो उसका हाईएस्ट पॉइंट था, हमको लगता है। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन उसने किया, सबसे ज्यादा फियर्स आक्रामक प्रचार हुआ 21 में।
इतना प्रचार हुआ था, हम लोग को तो याद है 21 में बंगाल में बिल्कुल घूम रहे बिल्कुल थे बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। बंगाल के लोग खुद जो है ये मानने लगे थे कि अब की कहीं बीजेपी ना आ जाए। ठीक है, अब की ऐसा नहीं है, अब की ऐसा परसेप्शन नहीं है लोगों में। ठीक, ये तो बड़ी बात। भाजपा ने जो करना था वो किया मैक्सिमम। उसके बावजूद भाजपा की जमीन पिछले 5 साल में बंगाल में मजबूत हुई है। उसकी वजह भाजपा नहीं, उसकी वजह तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी है। बिल्कुल। देखिए, आप ये समझिए कि टीएमसी आई थी सीपीएम को खत्म करके, सीपीएम जीरो हो चुकी है, पूरा लेफ्ट फ्रंट जीरो हो गया है। ठीक है ना, हाँ, ऑलमोस्ट। सीपीएम ने जो भी किया, चाहे सिंडिकेट की पॉलिटिक्स हो, चाहे वहां पे वसूली हो, अड्डेबाजी हो, हाँ, जो भी सीपीएम का बनाया हुआ स्ट्रक्चर था, वो जस का तस टीएमसी में चला आया। उस स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ा। कार्डर भी मोटे तौर पे चले आए टीएमसी में, उसमें भी बहुत फर्क नहीं पड़ा। एक चीज का बहुत फर्क पड़ा। क्या फर्क? वो लोकतांत्रिक स्पेस जो सीपीएम ने क्रिएट की थी, जो लेफ्ट फ्रंट ने क्रिएट की थी। लेफ्ट फ्रंट ने असहमति के लिए, नारों के लिए, प्रदर्शन के लिए, है, मांगों के लिए, हक के लिए एक लंबे समय के राज में डेमोक्रेटिक स्पेस, लोकतांत्रिक जगह बनाई थी, जहां पे हर तबका सड़क पे उतर के कुछ बोल सकता बोल था, सकता अपनी था, बात अपनी रख बात कह सकता सकता था। था। ममता बनर्जी ने स्ट्रक्चर तो ले लिया, लेकिन ममता बनर्जी ने उस स्ट्रक्चर का जो इथोस था, उसकी भावना थी, लोकतांत्रिक भावना, उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया। और आज की डेट में पश्चिम बंगाल में स्थिति ये है कि आपको, जैसा दिल्ली में होता है कि एक हॉल अगर आपको बुक करवाना है और आपने अगर टीएमसी के नेता को नहीं बुलाया है, वो भी टीएमसी का नेता दूसरे धड़े का नहीं, आप जो सत्ता के करीब हो, जो ममता दीदी के साथ हो, अगर वैसे नेता को आपने चीफ गेस्ट नहीं बुलाया है तो आपका हॉल बुक नहीं होगा, आप कलकत्ता शहर में कार्यक्रम नहीं करवा सकते है? अरे बाप रे। आपके पीछे एलआईयू लग जाएगी। ओ, लोकतांत्रिक स्पेस जो ममता दीदी ने खत्म किया है, ये दरअसल वही काम है जो काम भाजपा करती है तमाम जगहों पे, या कोई भी निरंकुश पार्टी करती है तमाम जगहों पे। है? कांग्रेस ने भी ये काम किया है तमाम मतलब जगहों पे जब बहुमत आप ये कह रहे हैं कि जो डिक्टेटरशिप की आदत उत्तर भारत को लगी है, काउ बेल्ट को लगी है, वही आदत अब पश्चिम बंगाल को भी लग गई है। पश्चिम बंगाल को उसका स्वाद चखाया है ममता दीदी ने पिछले 10 साल में। स्वाद चखा के नॉर्मलाइज किया है निरंकुशता को, ताकि भाजपा की राह आसान हो। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बनाया है। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में आए या कल आए, इसका श्रेय भाजपा के संगठन को नहीं मिलेगा, इसका श्रेय ममता बनर्जी के 15 साल के निरंकुश राज को मिलेगा। मेरे एक चीज ख्याल से बताओ, राहुल गांधी भी ये बात 2-3 दिन पहले बोल रहे बोल थे, चुके हैं, और मैं बोल चुके हैं, राहुल गांधी भी बोले हैं। अभिषेक जी, एक बड़ा सवाल था जिसको भाजपा लगातार मुद्दा बना रही थी, इन्फिल्ट्रेशन का और बॉर्डर सिक्योरिटी का, घुसपैठियों का मामला। ये मामला बड़ा मामला बन पाया कि नहीं बंगाल के चुनाव में? देखिए, एक बात तो जो भाजपा के पूरे स्टांस से निकल के आई और जिसका नतीजा तमाम बंगालियों को भुगतना पड़ा, जी। मतलब बंगाली मुस्लिमों को, वो ये कि वो देश में कहीं भी हो, लोग उन्हें संदेह की नजर से बांग्लादेशी मान के देखने लगे। ये तो हुआ था, और बिल्कुल। हम लोगों ने देखा तमाम ऐसी घटनाएं हुई राजस्थान में, उड़ीसा में, जहां पे बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेशी लोग मान के देखने लगे। अब वो जब आदमी अपने घर लौटेगा बंगाल में, तो वो किस तरह से वोटिंग में रिएक्ट करेगा, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो बंगाल में दरअसल बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेशी बना देने का जो पूरा भाजपा का पूरा जो जोर था, इसको लेके बहुत असंतोष है लोगों में। आप सोचिए कि एक वहां सड़क है मार्कुस स्ट्रीट, मतलब मैं बता रहा हूं कि ऑलमोस्ट खाली दिखाई देती है, वहां पे तमाम लोग रहते थे। है? और लंबे समय से आए हुए लोग जो कि जिनके पास कागज भी हैं और वहां रह रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं।
मैं नहीं जानता कि वहां से पकड़ पकड़ के लोगों को बॉर्डर पर ले जाया गया या भगा दिया गया या लोग डर के मारे खाली कर दिए, लेकिन मार्कुस स्ट्रीट मुझे खाली दिखाई पड़ा, वहां ओ, पे लोग नहीं दिखे, है ना। तो ऐसी जगह बहुत है, ऐसे बहुत पॉकेट्स हैं जहां पे इसका असर दिखा है। मैं आपको बताऊं एक बहुत दिलचस्प वाकया, मतलब कैसे लोग किस तरह सोचते हैं और भाजपा कैसे सोचती है, उसका अंतर समझने के लिए। बताइए बताइए। कलकत्ता में हाथ रिक्शे चलते हैं ना, वो हाथ वाले रिक्शे जो होते हैं, तो एक हाथ रिक्शे वाले सज्जन थे, करीब 60 के रहे होंगे, और वो बिहार के मुजफ्फरपुर से आए हुए, कई साल से चला रहे हैं। उनसे बात होने लगी तो बताने लगे कि भाई आजकल के दौर में तो भाई जिस तरह से तेजी है, कोई इस पे बैठना पसंद नहीं करता है। तो लोगों को लगता है कि गाड़ी पकड़े, कैब पकड़े, जल्दी पहुंच जाएं, क्यों इस पे बैठे। अच्छा, जो लोग बैठना चाहते भी वो गिल्ट में नहीं बैठते हैं। फिर उन्होंने बताया कि आपको पता है मेरी सबसे ज्यादा सवारियां कौन होती हैं? वो कौन होती हैं? तो बोले सबसे ज्यादा मेरी सवारी वो होती है जो बांग्लादेश से आए हुए लोग होते हैं या बांग्लादेश के बॉर्डर से आए हुए लोग होते हैं, मुर्शिदाबाद से, लालगोला से। ऐसा क्यों? है बोले अच्छा। बोले क्यों? बोले पता नहीं, वो उनके दिमाग में एक पुरानी तस्वीर है हाथ रिक्शे की, अब किन्हीं कारणों से रही हो, और उनको लगता है कि कुछ नोस्टैल्जिया है, मतलब वो अपने तरीके से बोले। क्या बात है, क्या और बात वो आते हैं और जब देखते हैं हाथ रिक्शा तो वो बड़े खुशी खुशी बैठते हैं, और न सिर्फ हाथ मार के रुकवाते हैं, खुशी खुशी बैठते हैं, बल्कि वो हमको 4 रुपए अधिक ही देते हैं, 5 रुपए अधिक ही देते हैं। है। तो वो बोले कि भैया हमारा तो हिसाब किताब, जो 1000 हाथ रिक्शे बचे हुए हैं जिनमें से 200-300 चल रहे हैं, उनका तो पूरा व्यवस्था जो है इन्हीं लोगों पर है, जो बॉर्डर के इलाके के लोग हैं, अच्छी बात जो बता। बड़े मन से प्यार से बैठते हैं, बांग्लादेश के लोग या जहाँ के भी लोग हैं। हम्म। हम बोले वो लोग चले जाएंगे तो अभी तो बाहर निकाला जा रहा है। बोले भैया वो लोग चले जाएंगे तो ये शहर हाथ रिक्शों से खाली हो जाएगा, हम लोग लौट के बिहार चले जाएंगे। क्या बात। अब ये जो सड़क का जो समाजवाद है, जो ये परस्पर निर्भरता है लोगों की, जिसमें लोग एक दूसरे को पहचानते हैं और प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, भाजपा इसको नहीं समझती है। नहीं ये बड़ी समझती, समस्या नहीं है ना। समझती, नहीं तो समझती। आप इससे सड़क, मतलब आप कलकत्ता या उसके आसपास के कस्बों में आप फर्क नहीं कर पाएंगे भाई। खान पान, कपड़ा, बोलने के तरीके, आप कैसे फर्क करेंगे कौन बंगाल का है और कौन बांग्लादेशी बांग्लादेशी है? बिल्कुल एक हमारे बिल्कुल। मित्र ने बड़ी अच्छी बात हमको समझाते हुए कही थी वहां पे, हम्म वहीं हम लोग बैठे थे काफी हाउस में तो बात कर रहे थे। हम्म। वो कह रहे थे कि बंगाल में मुसलमानों से नफरत करने का कभी कोई सिंबल नहीं रहा, कोई सांस्कृतिक प्रतीक नहीं रहा जो हिंदुओं को मुसलमानों से नफरत करना सिखाए। भाई रहन सहन एक, खान पान एक, भाषा बोली एक है। सही है। दरअसल वो सांस्कृतिक प्रतीक क्रिएट करने की कवायद थी ये बाबरी मस्जिद, जो हुमायूं कबीर ने ये जो कहा। शुरू की है, नहीं जो बनाना चालू किया बाबरी मस्जिद, ये एक सांस्कृतिक प्रतीक खड़ा करने की कोशिश थी कि लॉन्ग टर्म में 2 साल 3 साल 4 साल में वहां के हिंदुओं को एक मैसेज दिया जा सके कि देखो एक नफरत की चीज तुम्हारे सामने है, क्योंकि वहां पे नफरत करने की कोई वजह नहीं है हिंदुओं और मुसलमानों की आपस में, है ना। तो वो कहते हैं कि यूपी बिहार की तरह वहां पे नहीं है मामला, वहां पे आप बांग्लादेशी में और मूल बंगाली में फर्क नहीं कर पाएंगे, बंगाली मुसलमान में कोई फर्क नहीं है कल्चरल। एक चीज तो बताएं। अब वो भाजपा ने जो बोया है, जो बोया है वो धीरे 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 मुझे लगता है कि समय के साथ फैलेगा ही। हालांकि अच्छा, अभी ये तत्काल बड़ी उसका भले चिंता का असर विषय नहीं है। पड़े, अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि ममता बनर्जी की जो पॉलिटिक्स है वो भी दरअसल ऐसी नहीं है जिसको आप बहुत सेकुलर कहें, वो एक तरह से सॉफ्ट कम्युनल पॉलिटिक्स है ना। मतलब आप कम्युनल सोचिए ये नहीं, बंगाल, आपने सॉफ्ट कम्युनल कहा। देखिए, दो हाँ चीजें होती हैं, नार्सिज्म अलग है, कम्युनल होना अलग है। क्या हाँ, उनकी पॉलिटिक्स को कम्युनल कहेंगे? और कम्युनल है तो किसकी तरफ ज्यादा झुकी हुई है? ये झुकने वाला बात मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चुनाव हो रहा है इसकी वैचारिकी अगर हमसे पूछी जाए हाँ, तो हम कहेंगे कि वैचारिक तौर पे बंगाल के मतदाताओं को 2 दक्षिणपंथी पार्टियों के बीच में से चुनने की आजादी है। यह दोनों दक्षिणपंथी हैं, दोनों राइट विंग हैं। एक राइट विंग की विचारधारा कहीं और से आती है, दूसरे की रिएक्शन से आती है। ममता बनर्जी का जो कम्युनलिज्म है, जो दक्षिण पंथ है, वो भाजपा के प्रति रिएक्शन से आता है। हाँ, भाजपा मंदिर बनवाएगी, ये भी मंदिर बनवाएंगे, हाँ, है? हाँ,
अब उसको बैलेंस करने के लिए फिर मुसलमानों के लिए मदरसा बनवाएंगे, हाँ फिर उसको बैलेंस करने के लिए जैनियों के लिए मंदिर बनवाएंगे। हाँ है, हाँ हाँ हाँ। ये कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म है, ये प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता है। प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता में आप इसको चुन लें या उसको, बहुत बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है ममता बनर्जी 5 साल रह जाएं तो बंगाल भाजपा के लिए इतनी पकी हुई जमीन हो जाए कि भाजपा आए तो 10 साल 15 साल जाए ना। मैं ये बात कह रहा हूं। बहुत बड़ी मैं बात कह इसका रहे हैं, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण कौन बात किस कह तरफ झुका हुआ रहे हैं, है बिल्कुल ना। बहुत महत्वपूर्ण बात कह तो रहे हैं। मैं जो पहले बात कह रहा था कि भाजपा के लिए जमीन तृणमूल कांग्रेस का रिएक्शन बनाया है, भाजपा ने खुद नहीं बनाया है, क्योंकि भाजपा का अपना संगठन ही नहीं है वहां पे। अच्छा, अब एक चीज तृणमूल ने बताएं, जो अब किया जबकि चुनाव खत्म हो गया, दूसरे चरण का भी मतदान है। हो गया है, और तमाम चैनल इस समय लगे हुए हैं, दिखाएंगे सब के सब जो एग्जिट पोल है। आपको क्या लगता है कि बंगाल के चुनावों का जमीनी मूल्यांकन इन सर्वे एजेंसियों के लिए संभव है? आपने देखा है पिछले 15 सालों में क्या क्या एजेंसियां प्रस्तुत की हैं टीवी चैनलों पर। आपको क्या लगता है कितना सटीक हो पाएगा बंगाल के चुनाव का आकलन? मैं अन्य राज्यों की बात नहीं कर रहा। तो हमको तो इसी पे बहुत संदेह रहता है कि सर्वे एजेंसियां सर्वे करती भी हैं या नहीं, नहीं, है ना। सही है। हाँ। तो हम तो नहीं मानते हैं कि सर्वे एजेंसियां कोई सर्वे करती हैं। और आप 8 करोड़ मतदाता बेस में अगर 2,500 का सैंपल लेके कोई फतवा सुना रहे हैं तो उसको तो हम नहीं समझते हैं कि उसका कोई मतलब है। ठीक है। तो मैं कभी भी ये एजेंसियों और इनके सर्वे और ये जो निकलता है एग्जिट पोल, इसको कभी मैं देखता नहीं हूँ। जी जी हाँ, मुझे अपनी तरफ से अगर कहना होगा, आप पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि पिछले 2-2.5 महीने में जो मैंने 2 लंबी यात्राएं की हैं बंगाल की, जी जी। उसके आधार पर मैं अब भी हम्म जमीनी स्तर पे, मैं बिल्कुल जनादेश की बात कर रहा हूं, अतिक्रमों की बिल्कुल बात नहीं कर बिल्कुल रहा। बिल्कुल। अगर जनादेश की बात करूं, जनता के सेंटीमेंट की, तो जनता का सेंटीमेंट परिवर्तन का नहीं था। जनता यथास्थिति के मूड में थी, मूड में थी। कल भी और आज भी। बंगाल की जनता इतनी जल्दी डेस्परेट नहीं होती है। 35 साल में डेस्परेट हुई तो लेफ्ट फ्रंट को उखाड़ के फेंक दिया, जीरो पे कर दिया। उसके पहले डेस्परेट हुई तो कांग्रेस को ऐसा उखाड़ा कि कांग्रेस 50 साल में नहीं आ पाई। अभी तो 15 ही साल टीएमसी को हुआ है ना। है? अभी और है। 30 साल। आप सोचिए, लेफ्ट फ्रंट में 30 साल की सांस जिस जनता की है, वो हाँ, सांस 15 साल की टीएमसी में उखड़ जाएगी। सही है इतना सही है आसान नहीं है। बंगाल की जनता डेस्परेट होगी तो एकदम खत्म कर देगी, सही निश्चित है। तौर पर टीएमसी को खत्म करेगी। लेकिन कब करेगी? तब करेगी जब उसको उसके विकल्प के तौर पे कोई अपनी पार्टी दिखाई दे। आज भी बंगाल की जनता के पास अपनी विकल्प पार्टी नहीं है, विकल्प के तौर पे विकल्प नहीं नहीं है। है, विकल्पों का भाव है। भाजपा अपनी, ये मान लीजिए, भाजपा अपनी पार्टी नहीं है बंगाल की, बाहरी पार्टी आज भी है भाजपा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किसी भी बंगाली पार्टी को रिप्लेस करने के लिए किसी बाहरी पार्टी को नहीं ले आएंगे। ये सेंटीमेंट है उनका। वो मानते हैं ठीक है, दीदी भ्रष्ट है, टीएमसी के सारे विधायक जो हैं बहुत खराब हैं, चोरी होती है, वसूली होती है, अड्डेबाजी होती है, छोकरे लोग मारते पीटते हैं, वो सब है। इसके बावजूद टीएमसी ठीक है, भाजपा क्योंकि बाहरी है। ये सेंटीमेंट अभी भी ओवर आर्चिंग सेंटीमेंट है, सबसे बड़ा सेंटीमेंट है। जनादेश इसमें रिफ्लेक्ट कर जाए तो अच्छी बात, न भी रिफ्लेक्ट करता है इसमें तो मुझे लगता है कि हो सकता है भाजपा ने, भाई उनके तर्कश में तमाम तीर हैं, कोई तीर चला हो, कुछ किया हो, मैं नहीं जानता है? लेकिन जमीनी स्थिति यही लग रही है। चार को आखिरी सवाल, है। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर जो हमले लगातार हो रहे हैं, अभी दोबारा राज्यसभा के 76 सांसदों ने नोटिस दिया है महाभियोग के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि अब जब परिणाम आ जाएंगे 4 तारीख को, उसके बाद परिणाम अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं होते हैं तो इलेक्शन कमीशन की साख तो जो कमजोर होने हैं वो होगी? क्या हमले बढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन पर? क्या इलेक्शन कमीशन की चुनौतियां, खासतौर से ज्ञानेश कुमार की चुनौतियां बढ़ेंगी? विपक्ष का हमला बढ़ेगा? देखिए, हमला तो बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। जी विपक्ष तो भाई, जब भाजपा जब भी किसी राज्य में जीतती है
तो विपक्ष तो बोलता ही है कि ये चुनाव आयोग के कारण हुआ है, ईवीएम के कारण हुआ है। नहीं नहीं, बंगाल की बात कर रहा हूं। बंगाल तो अपने आप ने जितना विरोध किया है, हर बात पे ज्ञानेश कुमार का विरोध हुआ है। निश्चित तौर पे बढ़ेगा, लेकिन मेरा देखिए, चुनाव की हार जीत से संस्थाओं की इंटीग्रिटी को सीधे तौर पे जोड़ने के बजाय, असल में होता क्या है ना कि अब मान लीजिए टीएमसी हार गई, भाजपा जीत गई, ठीक है। अब ये लोग बोलेंगे कि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग, ये कोई नई बात नहीं है, कोई मौलिक बात नहीं है। और बार बार फिर लोग मजा लेंगे कि देखो हार गए तो चुनाव आयोग, और जीत जाते हैं तब तो नहीं बोलते हैं चुनाव आयोग और ईवीएम को। यही तो ये तो अभी भी कहा जा सकता है कि इसलिए हमला किया जा रहा है क्योंकि हार की तैयारी हो रही है, जिस तरह से कि मैं वही कह रहा हूं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये आर्ग्यूमेंट अब चुक गया है, ये आर्ग्यूमेंट अब नहीं चलेगा। अच्छा, अब आप चुनावी हार जीत के साथ देश की एक सुप्रीम संस्था की इंटीग्रिटी को मत जोड़िए, इस आर्ग्यूमेंट को बदलिए। विपक्ष से भी ये आग्रह रहेगा मेरा, अगर कोई देख रहा हो नेता, तो भाई आप देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की गिरती हुई सेहत और पतन पर बात कीजिए, और उन संस्थाओं की इंटीग्रिटी को बहाल करने की बात कीजिए। आप जब भी अपने चुनावी जीत और हार के संदर्भ में चुनाव आयोग की बात करेंगे तो वो बड़ी स्वार्थी, वो ठीक नहीं, वो ठीक भी नहीं है। और लोग कि आप ईवीएम को दोष दे दीजिए, आप रिगिंग बता दीजिए कि रिगिंग, जबकि ये सच है कि ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ये बात वो मैं कह रहा हूं, हो या ना हो, जब आप जीत हार का संदर्भ ले लेते हैं ना, तो आपकी बात का वजन कम हो जाता है। फिर लगता है देखो देखो अपने हार गए तो बोल रहे हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि आप चुनाव हो या ना हो इस देश में, 6 महीना चुनाव नहीं होगा या 1 साल, तो क्या आप लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बात नहीं करेंगे? बिल्कुल। क्या आप ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर बात नहीं करेंगे? करेंगे ना। बिल्कुल। तो केवल एक ही संस्था, अभिषेक, क्या बंगाल में बात हुई शिक्षा, स्वास्थ्य, करप्शन, ये मुद्दे बन पाए क्या? आपको लगता है? मुझे लगता है नहीं बन पाया। कायदे से मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को वहां पे गवर्नेंस और भ्रष्टाचार को लेके बहुत ठीक ठाक चुनाव लड़ना चाहिए था। जब जब ये गवर्नेंस भ्रष्टाचार को मतलब बोलने चले या कुछ 4 बात निकली, तो उधर से कोई मछली निकल के आ गई, कोई मांस निकल के आ गया है। तो कुल मिला के ये ममता बनर्जी के जो बंगाली अस्मिता वाला ट्रैप था, उस ट्रैप में फंस गए। भाजपा का चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया हो सकता था, सही में कह रहा हूं भाई। बंगाल में इतनी दिक्कतें हैं भाई साहब, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, वसूली है, माइक्रो फाइनेंस का इतना तगड़ा वहां पे नेटवर्क है कि लोग जो है वहां पे चूस चूस के मर रहे हैं। भाजपा को इस पे रिसर्च करके बकायदे एक बढ़िया कैंपेन तैयार करना था, लेकिन मामला घूम फिर के मांस मछली पे आ गया। और मांस मछली जो सबको फंसाते हैं खुद फंस गए बंगाल में। मतलब ये अनजाने में, ये ट्रैप में फंस गए। और ये बंगाली आइडेंटिटी पर जब आप बात करेंगे तब तो भाजपा वहां पे नहीं चल पाएगी ना, नहीं चल पाएगी। मांस मछली करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको जेन्युइन मुद्दों पर बात करनी थी, किसी ने भी जेन्युइन मुद्दों को नहीं वहां पे एड्रेस किया है, न कांग्रेस ने, न टीएमसी ने, न लेफ्ट ने, और न इन्होंने। तो भाई जो मैदान के बाहर है, चलिए लेफ्ट और कांग्रेस, चलिए उसको रियायत देते हैं, तो लड़ाई ही नहीं है, लेकिन भाजपा को तो करना चाहिए था। बिल्कुल सही है, बात करनी थी कुछ और, करने लगे कुछ और, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। सही है, सही है, सही है। मतलब सनातन सनातन कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं मछली मांस। काहे का सनातन भाई है? और बंगाल का सनातन से क्या लेना, जहां भाई माँ काली की धरती है, तंत्र साधना की धरती है, तंत्र साधना और माँ काली की धरती पे आप जो है लगे राम और हनुमान खेलने, वो सांस्कृतिक प्रतीक स्ट्राइक ही नहीं करेगा ना। बिल्कुल सही है, ये अंतर समझना पड़ेगा, ये अंतर समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहा है। आप रोग को डायग्नोज किए बगैर चीरा मारेंगे तो आदमी मर जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। संस्कृति बहुत महीन चीज है। कल्चर के क्षेत्र में जब आप चीरा मारने चलते हैं, सर्जरी करने चलते हैं, तो आपको सिम्टम को सही से डायग्नोज करना चाहिए। ये भाजपा नहीं कर पाई है। पिछली बार भी भाजपा कल्चरली फेल हुई थी। मैं कह रहा हूं कि अगर वो सत्ता में इन केन प्रकार आ जाएगी, तब भी कल्चरल ही उसको चुनौती मिलने वाली, पॉलिटिकल चुनौती नहीं मिलने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद, आप द लेंस के साथ आए। हम फिर बात करेंगे आपसे। दर्शकों, बंगाल चुनाव पे हमारी पूरी निगाह है। मतगणना के दिन भी रहेगी और उससे पहले भी हम कोशिश करेंगे अभिषेक जी से फिर मिलें, फिर बातें करें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणी भी दें और बताएं क्या कुछ आप
देखना चाहते हैं, खासतौर से बंगाल चुनाव को लेकर के आप किन चीजों को सुनना चाहते हैं, क्या कुछ देखना चाहते हैं, जरूर बताएंगे। अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर देंगे। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।